ओके। सो बेटा हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका, आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो हम लोग जब बात करते हैं बेटा, एनसीईआरटी स्टार्टिंग कैसे कर रही है इस चैप्टर की। एनसीईआरटी ये बता रही है कि बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी के दो अप्रोच हैं, दो फील्ड हैं, दो एरिया हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आज की डेट में। एक है बेटा आपका वो है एग्रीकल्चर, और दूसरा जो एरिया है वो है मेडिसिन हेल्थ केयर। इन दो जगहों पे हम बायोटेक का सबसे ज्यादा आज की डेट में दैट इज यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सो एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, पहले उसकी बात कर रहे हैं ना, फिर बाद में हम लोग मेडिसिन पे बात करेंगे, हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है वो हम बाद में जाके स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्रीकल्चर में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में बायोटेक में, दैट इज सबसे पहले हम लोग जो क्रॉप्स लगा रहे हैं पहले के टाइम में, पहले कैसे था हमारी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पहले हम लोग जो क्रॉप्स लगाते थे वो एग्रोकेमिकल बेस्ड थी। जो हम लोग अपनी एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, वो एग्रोकेमिकल बेस्ड थी। सर एग्रोकेमिकल का मतलब हम फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज करते थे पुराने टाइम पे। जब हम लोग अपनी खेती की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो उनके लिए हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते थे, दैट्स व्हाई इट इज अ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। या फर्टिलाइजर के अलावा पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते थे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज करते थे जो भी अल्टीमेटली वो भी केमिकल्स ही थे। फिर वहां से क्योंकि हमने देखा कि एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है बेटा वो ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा, बेनिफिशियल नहीं है हमारी हेल्थ के लिए भी और सॉइल की हेल्थ के लिए भी, इवन क्रॉप्स की हेल्थ के लिए भी, कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली ये हमें नुकसान ही दे रही है। ठीक है। तो हम यहाँ से मूव करके हम लोग आ गए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे। मूव टू द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो पार्ट जहाँ हमने किसी केमिकल का यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रॉपरली बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, मैन्योर, इनका यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक मेन मोटो ये होता है कि इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं है, कोई भी लिविंग जो है उसको खत्म नहीं करना, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसके नंबर्स को खत्म नहीं करना कंप्लीटली। हाँ, उसके नंबर को बस कंट्रोल करना है, वी हैव टू कंट्रोल देयर नंबर्स। पूरी तरह से इरेडिकेट यानी पूरी तरह से उस स्पीसीज को खत्म नहीं करना, चाहे वो हमारी क्रॉप को नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही। तो दैट इज द मेन मोटो ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का, सॉइल की हेल्थ का, प्लांट की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम यहाँ से मूव करके बेटा और एक स्टेप आगे बढ़ गए जहां हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और हमने क्या करी, ऐसी क्रॉप्स बनाई जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स थी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स मतलब दैट इज मॉडिफाइड क्रॉप्स थी, जेनेटिक क्रॉप्स थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें सर कैसे, यानी हमने इन क्रॉप्स में इनका जो नेचुरल डीएनए था उसमें थोड़ा सा चेंज किया, उसके जीन में थोड़ा सा अल्टरनेशन किया, अल्टरेट करके उसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाइड कर दिया, और उस क्रॉप के अंदर हमने वो जीन डाला जो हम चाहते थे, डिजायर्ड जीन, जो जनरली उस क्रॉप के अंदर नहीं मिलता था। तो दैट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसके अंदर हमारा डिजायर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक जो हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो वही चीज यहाँ समझाई बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या यू कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉप्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। हमने आज की डेट में क्या कर रखे, अपने ऐसे प्लांट्स, हमने बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स ऐसे डेवलप कर रखे हैं जिनके जीन्स में हमने क्या कर दिया बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, मैनिपुलेट कर दिया है, विच है जीन्स हैज बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। यानी इनके जीन में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, इनके जीन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो दैट इज कम्स इनटू व्हाट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी कह सकते हैं, क्रॉप्स भी कह सकते हैं, इन द केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जांपल्स की कि सर हमने ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जो हमने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रखी है। उसमें सबसे पहले एग्जांपल आपका जो आता है बेटा, वो आता है आपका दैट इज गोल्डन राइस का। जनरली गोल्डन राइस जो होते हैं ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। इनके अंदर कोई विटामिन नहीं मिलता था, विटामिन कौन सा, वो भी स्पेशली विटामिन ए नहीं मिलता, लेकिन आज हमने ऐसी गोल्डन राइस बना रखे हैं, ऐसी राइस की क्रॉप्स हमने बना ली, ऐसी वैरायटी हमने बना ली जिनके अंदर विटामिन ए हमें भरपूर मिलता है। सर कैसे बनाई, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और आइजा सटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डन राइस। ठीक, हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लिया डैफोडिल, दैट्स द नेम ऑफ प्लांट डैफोडिल। इस डैफोडिल प्लांट के अंदर क्या था बेटा, एक जीन था बीटा कैरोटीन जीन, ठीक है। इस बीटा कैरोटीन जीन को हमने क्या किया बेटा, इस राइस के प्लांट के अंदर ट्रांसफर किया था। कैसे ट्रांसफर किया, ये पूरी प्रोसेस हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि जब हम लोग प्लांट के अंदर कोई डिजायर्ड जीन इंसर्ट करते हैं तो हम लोग पहले वेक्टर्स का यूज करते हैं, चाहे कोई प्लांट हो, एनिमल्स हो, या फिर आपके कोई भी
बैक्टीरिया कोई भी हो व्हाटएवर, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं बेटा, दैट इज एक आपके डिजायर्ड प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करते थे। प्लांट के केस में इस वेक्टर दैट इज कहते हैं हम टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड। तो हमने बीटा कैरोटीन टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया। ये हमारा बीटा कैरोटीन जीन जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये हमारा क्या था, टीआई प्लाज्मिड था, जिसके अंदर हमने जैसे ही ये बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस करा दिया, ये इसके संग क्या हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, चेंज हो गया इसमें। तो ये क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब यही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दैट इज टीआई प्लाज्मिड हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया बेटा, राइस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर किया। जब राइस के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये राइस में क्या होने लग गया बेटा, हमने देखा इस राइस के अंदर बीटा कैरोटीन जीन आ गया था, जिस वजह से इस राइस के अंदर क्या बनने लगा, विटामिन ए बनने लग गया था। तो ये राइस अब नेचुरल नहीं रहा, चेंज हो गया, इसके अंदर जीन जो था इसका जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा चेंज हो गया, दैट इज इट इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट राइस या ट्रांसफॉर्मेंट। इज इट क्लियर नाउ? तो यही चीज हमने काफी सारे प्लांट्स और काफी सारे एनिमल्स के अंदर हमने ये चीज करी। एक एग्जांपल और दे रखा है आपका, ठीक है, गोल्डन राइस का तो हमने देख लिया, ओराइजा सटाइवा, ठीक है, जिसमें विटामिन ए हमने प्रोड्यूस किया। अब इसके अलावा जो एक और एग्जांपल है वो ये दे रखा है कि क्रॉप्स को, एनसीईआरटी कह रही है कि क्रॉप्स को हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से कैसे बचाएं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब दैट मीन्स कि जब हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं, उसको कट कर लेते हैं, तो कट करने के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम पीरियड होता है। उस कम टाइम पीरियड में हमें फ्रेश सब्जियां या फ्रेश वेजिटेबल या जो भी प्रोडक्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको हमें मार्केट में सप्लाई करना होता है। अगर टाइम खराब हो गया, हम सही टाइम पे नहीं उसको मार्केट में सप्लाई कर पाए, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, सब्जियां हो, फल हो, व्हाटएवर जो है वो खराब हो जाएंगे। और वो खराब होगा तो इसी को कह रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमें बचाना है, यानी अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद खराब होने से बचाना है और उसको उतने टाइम में हमें मार्केट तक पहुंचाना भी है। कैसे किया, यहाँ पर अगेन एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है टोमेटो का, ठीक है, ये आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो है, दैट इज नाम है इसका फ्लेवर सेवर, ठीक है। ये भी एक रिकॉम्बिनेंट प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक अगेन सेम वर्ड, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं जिनके डीएनए में हम चेंज कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं उन्हीं को ट्रांसजेनिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर दैट इज समझना सिंपल सी चीज, हमने दो सिचुएशन देखी। पहली सिचुएशन में हम क्या देख रहे थे कि इसके अंदर डीएनए में एक जीन था जो क्या कर रहा था, सेंट्रल डोग्मा के थ्रू मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन से इस जीन ने एक एंजाइम बनाया। ये वो एंजाइम था जिसकी वजह से ये जो टमाटर है ये कैसा हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था। इस एंजाइम का नाम था पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, दैट्स द नेम ऑफ एंजाइम, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। इस एंजाइम की वजह से ही ये टमाटर कैसा हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई क्यों ना इस एंजाइम को ही बनने से रोक दो। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये टमाटर सॉफ्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा, तो हमारे पास टाइम होगा उसको मार्केट तक पहुंचाने का। ठीक, तो हमने फिर क्या किया, आरएनए साइलेंसिंग करके एक प्रोसेस थी। आरएनए साइलेंसिंग मतलब इस आरएनए से हमने प्रोटीन बनना रोक दिया। आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए साइलेंसिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड आरएनए साइलेंसिंग। तो हमने क्या किया, हमने एक एंटीसेंस आरएनए बनाया। इस आरएनए का, ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा था इस डीएनए से, इसके जैसा ही एक हमने आरएनए बना दिया, सेम इसका कॉपी बना दी इस आरएनए की। एंड नाउ ये जो आरएनए था जो कि प्रोटीन बना रहा था, दैट इज द सेंस आरएनए, है ना, हमेशा याद रखो आपका सेंस आरएनए ही प्रोटीन बनाता है। हमने इसके जैसे ही एक आरएनए और बना दिया था जो इसके संग बाइंड करा दिया, जो बाइंड कराया दैट वाज द एंटीसेंस आरएनए। तो जैसे ये एंटीसेंस आरएनए सेंस आरएनए से बाइंड हुआ, आपका डीएनए कैसे, वो आरएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करता, ये रोक देता है प्रोसेस वहीं की वहीं। दैट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं करता। तो हमने जब प्रोटीन ही नहीं बनने दिया तो एंजाइम नहीं बना, एंजाइम दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नहीं बना और टमाटर आपका सॉफ्ट नहीं हुआ। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्लियर? अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका दैट इज बीटी कॉटन का एग्जांपल दिया हुआ है। बीटी दैट्स द नेम ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज बैसिलस thuringiensis। हमने इसका भी यूज किया अपनी क्रॉप्स को लाइक नुकसान होने से, क्रॉप्स को हमने इंसेक्ट से बचाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज किया, बीटी का। हमने यहाँ पे दो सिनेरियो देखे हैं, समझ रहे हैं हम लोग। एक है, पहले सिनेरियो में क्या है बेटा, केस फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट सिनेरियो। इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपका कि यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे, सिंपल से जो बीटी है यानी जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को आपने अपने पेड़ों पे, अपने
क्रॉप्स के ऊपर, जो आप भी क्रॉप्स आप लगा रहे हो, स्पेशली कॉटन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉटन प्लांट्स। तो हमने कॉटन के प्लांट्स पे क्या कर दिया बेटा, इसको स्प्रे कर दिया, ठीक है, बीटी को, इस बैक्टीरिया को हमने कॉटन प्लांट्स की पत्तियों पे क्या किया, स्प्रे कर दिया। अब जब कोई भी इंसेक्ट इन पत्तियों को खाएगा तो क्या होगा, ये जो बीटी बैक्टीरिया था, दैट इज बैसिलस thuringiensis, जो बैक्टीरिया था, ये इंसेक्ट के अंदर एंटर कर गया और उसकी जो गट थी, मिड गट, उसको क्या कर दिया, रप्चर कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी मिड गट में कैसा मीडियम होता है, एल्कलाइन मीडियम। इंसेक्ट्स की जो मिड गट है उसमें एल्कलाइन मीडियम है, और ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन था जिसकी वजह से इंसेक्ट मर रहे थे, वो टॉक्सिन आपका एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, एसिडिक में नहीं हो पाता। सो दैट्स हाउ जब भी किसी इंसेक्ट ने इस पत्ती को खाया, ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट के अंदर गया, मिड गट में जाती एल्कलाइन मीडियम मिल गया उस बैक्टीरिया को, और जैसे एल्कलाइन मीडियम बना, उस बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया, और उस टॉक्सिन ने इस इंसेक्ट की मिडगट को अंदर से रप्चर कर दिया। सो फाइनली क्या हुआ, ये आपका जो इनएक्टिव बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन था इनएक्टिव, वो कैसा हो गया, एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने की वजह से इंसेक्ट की क्या हुई बेटा, फाइनली डेथ हो गई, खत्म हो गया। तो हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, दैट इज पहले केस में हमने जनरली बस जो बैक्टीरिया था उसको पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दिया था। हमें ये पता था कि इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन बनते हैं, एंडोटॉक्सिन, जो कि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, हार्मफुल हैं, उनको खत्म करते हैं, ठीक है। हमने इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स, हमने बीटी टॉक्सिन बनाए, ठीक है, जो कि आपके कैसे थे, बीटी कॉर, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन। ये वो प्लांट्स हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बीटी के टॉक्सिन के। कॉटन तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद दूसरे केस की बात करते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा स्टेप में आगे गए। हमने यहाँ पे बैक्टीरिया को स्प्रे ना करके हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा जीन है जिसकी वजह से वो एंडोटॉक्सिन बना रहा है। हमने फाइंड आउट किया, देखा ये क्राइन नाम का एक जीन होता है जो एक क्राई प्रोटीन बनाता है, और यही क्राई प्रोटीन एंडोटॉक्सिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, सी वही सिनेरियो कि ये जो जीन था बैक्टीरिया के अंदर, क्राई जीन, ये क्राई जीन क्या करता था बेटा आपका, दैट इज प्रोटीन बनाता था, क्राई प्रोटीन, ठीक है, जो कैसी होती थी, इनएक्टिव होती थी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई गट ही नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर कोई एल्कलाइन मीडियम ना एसिड मीडियम कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये क्राई प्रोटीन दैट इज इनएक्टिव रहती थी, जो एंडोटॉक्सिन बनाती है बैक्टीरिया के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज क्राई प्रोटीन। जब इसको आपका एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तो इस एल्कलाइन मीडियम में से जो आपका इनएक्टिव पार्ट है वो अलग हो गया, और जो एक्टिव पार्ट था वो अलग हो गया। अब यही एक्टिव पार्ट क्या करता है, बैक्टीरिया का जो एंडोटॉक्सिन था, ये आपका एक्टिव पार्ट है, यही एक्टिव पार्ट आपका इंसेक्ट के एल्कलाइन मीडियम के अंदर मिडगट में एक्टिवेट हो जाता था, अलग हो जाता था, इस तरह से सेपरेट हो जाता था, एंड देन एंडोटॉक्सिन बना के उस इंसेक्ट की अंदर से डेथ कर देता था। तो वही चीज हमने यहाँ पे की, हमने ये क्राई जीन लिया, और इस क्राई जीन को हमने कॉटन प्लांट्स के ऊपर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसके डीएनए में हमने दैट इज इनकॉर्पोरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अगेन सेम टीआई प्लाज्मिड, है ना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना के। वहां जाके इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज वहां पर अभी क्या है, ये अंदर जा चुका है अभी, लेकिन कोई प्लांट के अंदर भी अल्कलाइन मीडियम नहीं है, तो वहां पे भी क्या है, ये इनएक्टिव है ना, ये एंडोटॉक्सिन बनाएगा आगे चल के। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाएगा, इंसेक्ट की मिड गट के अंदर जाते ही ये एंडोटॉक्सिन क्या करेगा, तो उसको सीधे किल करेगा, ठीक है। कैसे, जो गट होती थी उसकी जो एपिथेलियम होती है उसको रप्चर करता है, उसमें फोर्स क्रिएट करता है, जिससे कि इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती थी। डन बेटा, आगे बढ़ते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, दैट इज अब बात कर रहे हैं बैसिलस thuringiensis, ठीक है। हमें यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह के इंसेक्ट्स को मारता है ना, एनसीईआरटी में ये चीज क्लियर बता रखी है कि जो बैसिलस thuringiensis यानी जो बीटी बैक्टीरिया, उसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन बनता है जिस प्रोटीन से, क्राई प्रोटीन, ये क्राई प्रोटीन किन किन इंसेक्ट्स को मारने के काम आती है ना, किन किन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है। तो तीन कैटेगरी है, एक तो है आपके लेपिडोप्टेरेंस, एक सिलियोप्टेरेंस, और एक डायप्टेरेंस। ये तीन कैटेगरी के इंसेक्ट्स हैं जिनको आपका ये एंडोटॉक्सिन जो है क्राई प्रोटीन है वो हार्मफुल है उनके लिए। लेपिडोप्टेरेंस में कौन आ जाते हैं, दैट इज आपके टोबैको बर्ड वॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, आर्मी वॉर्म, और कॉटन बॉल वॉर्म, एंड द लास्ट कॉर्न बोरर। ये वो इंसेक्ट्स हैं जो आपके लेपिडोप्टेरेंस में आते हैं, टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, देन कॉटन बॉल वॉर्म, एंड आपके कॉर्न बोरर। कॉलियोप्टेरेंस की बात करते हैं तो इसमें आपके आते हैं बीटल्स, और डायप्टेरेंस में आपके आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो। यानी इन इंसेक्ट्स के लिए ये जो बैसिलस thuringiensis है, इसकी जो क्राई प्रोटीन है वो हार्मफुल है, दैट इज।
इसके बाद हम ये देख रहे हैं बेटा कि इसके अंदर जो जीन होता है वो कौन कौन सा था, है ना। ये जो जीन था क्राइजीन, एक्चुअल में इस क्राइजीन के ही हम यहाँ पे टाइप देख रहे हैं। ये क्राइजीन हम लोग देख रहे हैं बेटा किस इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है। जैसे कि एक क्राइजीन फर्स्ट होता है, क्राई फर्स्ट AB, ये कॉर्न बोरर के लिए हार्मफुल है। ये जीन किसके लिए हार्मफुल था? कॉर्न बोरर के लिए हार्मफुल था। इसी तरह से एक और है क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, ये आपका हार्मफुल है कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, दैट इज हार्मफुल फॉर द कॉटन बॉलवॉर्म। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी, अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हमने इस तरह से जैसे अभी इंसेक्ट्स के लिए अपने प्लांट्स को रेजिस्टेंट किया था विद द हेल्प ऑफ बैसिलस thuringiensis, वैसे अब हम पेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका दैट इज निमेटोड के लिए। निमेटोड यहाँ पे जो आपका नाम दे रखा है एनसीईआरटी में बेटा, वो दे रखा है मिलेडोजीन इनकॉग्निटा। ये एक आपका निमेटोड है मिलेडोजीन इनकॉग्निटा, जो टोबैको प्लांट्स की जो जड़ होती है उसमें ट्यूमर कॉज करता है, जिससे कि ट्यूबर रूट जो होती है वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती ठीक से पानी का, मिनरल्स का, और अल्टीमेटली टोबैको प्लांट्स की डेथ हो जाती थी। तो यहाँ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में आपका एग्जांपल निमेटोड, कौन सा निमेटोड? मिलेडोजीन इनकॉग्निटा, जो कॉटन टोबैको प्लांट्स की रूट्स में इंफेक्शन कॉज कर रहा था। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, समझते हैं इस चीज को। एनसीईआरटी कैसे समझा रही है समझना। एनसीईआरटी बोलती है बेटा यहाँ पे सबसे पहले कि जब हम किसी भी प्लांट के अंदर, प्लांट क्या है आपका? दैट इज यूकैरियोटिक सेल है। यानी अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल को देखें, जैसे प्लांट के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर इन्फेक्शन होता है किसी वायरस का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना, कोई भी पैरासाइट जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो क्या होता है समझना। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता था उसमें से आपका कौन सा आरएनए? दैट इज जो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए है अगर, तो उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए का जो सेंस आरएनए है, दो डबल स्टैंडर्ड मतलब दो स्ट्रैंड है, एक होगा सेंस आरएनए, एक होगा एंटी सेंस। हम पहले ही जानते हैं बेटा कि जो सेंस आरएनए वही क्या बनाएगा? दैट इज प्रोटीन, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सेंस आरएनए में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन बनाएगा। एंटी सेंस जो होता है कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, समझना कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी प्लांट्स हो गए या यूकैरियोटिक जो भी होते हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन होती थी रिस्क प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते थे आरएनए साइलेंसिंग, दैट इज आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क। ये क्या करता था, जब भी कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है तो ये रिस्क प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, एंड उस एक्टिवेटेड रिस्क प्रोटीन फिर क्या करता था, आपका जो सेंस आरएनए है उसको डाइजेस्ट कर देता है, और बचता क्या है? सिर्फ एंटीसेंस। एंड वी नो दिस कि एंटीसेंस आरएनए में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई प्रोटीन नहीं बना रहा। तो ये चीज बताइए कि रिस्क प्रोटीन किसका डाइजेशन कर देगा? सर सेंस आरएनए का। सेंस आरएनए डाइजेस्ट हो गया, बचा सिर्फ एंटीसेंस आरएनए, दैट्स हाउ इन्फेक्शन नहीं हो पाया। ये मैकेनिज्म हमने किसमें देखी? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखी, प्लांट्स के अंदर देखी। किसके केस में देखी? ये केस था आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए के केस में, राइट। सिंगल स्टैंड आरएनए की बात नहीं कर रहे, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब हमने कहा कि यार ये तो फायदे की चीज है, तो क्यों ना हम लोग जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स हैं हमारे प्लांट्स को, उनके जो सिंगल स्टैंड आरएनए है उसको डबल स्टैंड बना दो। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो रिस्क प्रोटीन, यूकैरियोटिक प्लांट का जो रिस्क प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सेंस आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, राइट। तो यहां पर हमने इसी प्रोसेस का यूज किया इसके निमेटोड के केस में, है ना, मिलेडोजीन इनकॉग्निटा के केस में। यहां पे समझना क्या किया हम लोगों ने, बहुत इजी तरीके से। सी, हमने ये देखा बेटा यहाँ पे आपके जनरली कि आपका दैट इज, ये आपका क्या था? निमेटोड, मिलेडोजीन इनकॉग्निटा। हाँ बेटा, हाँ दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये किसके केस में होते हैं आपके? दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए के केस में। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, हर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है ये। हाँ, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड के केस में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक निमेटोड लिया था मिलेडोजीन इनकॉग्निटा, ठीक है, दैट इज इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने क्या किया था बेटा, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमें क्या पता, सेंट्रल डोग्मा हो रहा है जनरली। इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बन रहा है? सिंगल स्टैंड आरएनए बन रहा है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से जब राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे? आपके प्रोटीन्स बना दिए। और इस हमने देखा कि इसमें जो ये कुछ प्रोटीन्स हैं, इस प्रोटीन की वजह से ही ये कैसा है? पैथोजेनिक है ना। क्या मैंने पहले ही बताया था बेटा
कि कोई भी पैथोजेनिक जो माइक्रोब होते हैं बेटा, उनके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से वो पैथोजेनिसिटी शो करते हैं। आप वो प्रोटीन हटा दीजिए, उनकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमने देखा कि ये जो आरएनए बन रहा था, उस आरएनए से जो प्रोटीन बनी, उनमें से कुछ प्रोटीन थी जो पैथोजेनिसिटी शो कर रही थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पैथोजेनिक प्रोटीन्स कहाँ होते थे? ये पैथोजेनिक प्रोटीन्स इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते थे, ये मैंने यहाँ दिखाया। ये प्रोटीन्स की, इन प्रोटीन्स की वजह से ये निमेटोड कैसा हो गया, पैथोजेनिक हो गया। इन्हीं प्रोटीन की वजह से ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेता रहता है एंड देन प्लांट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट। तो हमने क्या किया बेटा, इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसको लिया, आइसोलेट किया उसको हमने, क्योंकि हम प्लांट की केस की बात कर रहे हैं तो हमने अगेन कौन सा वेक्टर यूज किया, टीआई प्लाज्मिड। इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, यानी ये जो जीन जिसकी वजह से प्रोटीन पैथोजेनिक प्रोटीन बन रही थी इसकी, वो जीन हमने आइसोलेट किया, वो जीन हमने इस प्लाज्मिड के अंदर एंटर करा दिया। फिर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमने क्या किया, अपने जो प्लांट थी टोबैको प्लांट, उसके अंदर ट्रांसफर किया। ठीक है, ये दैट इज, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका, ये प्लांट का था हमारा। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रांसफर किया था, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब वो कह रहा है हमने इसको थोड़ा सा क्या किया बेटा, मॉडिफाइड कर दिया डीएनए को। मॉडिफाइड मतलब जनरली डीएनए से हम ये चीज जानते हैं कि एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। लेकिन हमने यहाँ पे इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से ही क्या बना दिए, मैसेंजर आरएनए बना दिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो इसका डीएनए अंदर लिया था हमने, इसके दोनों ही स्ट्रैंड से हमने क्या बना दिया, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना तो उसमें से एक क्या था, सेंस आरएनए, और दूसरा क्या बना, एंटी सेंस आरएनए। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, रिस्क प्रोटीन क्या हो गया बेटा, एक्टिवेट हो गया, और इसने क्या किया, इसके जो सेंस आरएनए था उसको डाइजेस्ट कर दिया, बचा क्या आपका, एंटी सेंस आरएनए। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये एंटी सेंस आरएनए किसका है, इस निमेटोड के ही तो है, क्योंकि इसी के डीएनए से तो हमने ये काम किया यहाँ पे। तो एंटीसेंस आरएनए किसका है, ये निमेटोड का है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। अब जब ये माइक्रोब को खाएगा, नाउ सी नेक्स्ट, अब इसके बाद जब कोई निमेटोड इस प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए आएगा, ये प्लांट पहले से ही क्या था, ट्रांसफॉर्मेट हो चुका था, इसके अंदर हमने पहले से एक एंटीसेंस आरएनए निमेटोड का एड ऑन कर रखा था। तो जब कोई निमेटोड इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, इसके रूट को इन्फेक्ट करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इसने इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने पे क्या हुआ, इसने जब न्यूट्रिएंट लेने शुरू किए इस प्लांट से, ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसने अपना न्यूट्रिएंट लेने शुरू किए थे, क्लियर। न्यूट्रिएंट लेने शुरू करने पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सी, ये जो एंटीसेंस आरएनए था, ये एंटीसेंस आरएनए सी ओवर हियर, ये न्यूट्रिएंट अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इसने अपना सेंट्रल डोग्मा किया, सेंट्रल डोग्मा डीएनए से आरएनए, और आरएनए से इसने अपनी प्रोटीन बनाई, जिसकी वजह से ये इन्फेक्टेड हो गया, मतलब इसने प्लांट से न्यूट्रिशन लेने शुरू कर दिया इस प्रोटीन की हेल्प से, पैथोजेनिक प्रोटीन थी ये। तो क्या होगा नाउ, इसके अंदर क्या ट्रांसफर हो जाएगा, इसके अंदर जो एंटीसेंस आरएनए था वो ट्रांसफर हो गया साथ के साथ में, ये एंटीसेंस आरएनए अंदर चला गया। ठीक है, अब ये एंटीसेंस आरएनए क्या करेगा बेटा, ये एंटीसेंस आरएनए जो था, ये इसके जो सिंगल स्ट्रैंडेड सेंस आरएनए था उसके संग बाइंड कर गया, कर गया, तो क्या बन गया, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। और साथ के साथ में ये क्या आई थी, रिस्क प्रोटीन भी अंदर आई थी इसके साथ साथ। रिस्क प्रोटीन जैसे ही अंदर आई, रिस्क प्रोटीन ने क्या किया, इसके सेंस आरएनए को खत्म कर दिया, और बचा क्या, एंटीसेंस। तो अल्टीमेटली निमेटोड क्या हो गया, खत्म हो गया, इनफैक्ट कर नहीं पाया। आगे बात समझ में, दिस इज हाउ, क्लियर। सो दिस इज हाउ हमने क्या किया, अपने क्रॉप्स को जो इंसेक्ट से उनके लिए रेजिस्टेंट कर दिया, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस, जहां हम लोग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में से सेंस आरएनए को डाइजेस्ट करवा देते हैं रिस्क प्रोटीन की हेल्प से, बचता क्या है, एंटीसेंस, जो कि प्रोटीन नहीं बना पाता है। तो दैट्स हाउ आरएनए क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है, या आरएनए इंटरफेरेंस हो गई, क्लियर बात। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन के, ये तो हमने अभी तक जितना पढ़ा ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में हमने जो एग्जांपल देखे, एक तो आपका एग्जांपल देखा बेटा, दैट इज गोल्डन राइस का, ओराइजा सटाइवा का, जिसमें विटामिन ए भर भर के था। डैफोडिल प्लांट की हेल्प से हमने उस प्लांट राइस प्लांट को दैट इज मॉडिफाइड किया था। डैफोडिल प्लांट में बीटा कैरोटीन जीन था जो विटामिन ए के लिए रेस्पॉन्सिबल था। दूसरा एग्जाम्पल देखा फ्लेवर सेवर टमाटो का, जिसकी सॉफ्टनिंग को हमने समझा। एंड तीसरा जो था उसके बाद एग्जांपल वो बीटी टॉक्सिन, बीटी प्लांट्स का देखा हमने।
उसके बाद हमने ये देखे कि बीटी प्लांट्स के अंदर जो ये बीटी बैक्टीरिया होता है ये किन किन के लिए, किन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है, तो हमने उसमें लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डायोप्टेरेंस देखे। फिर हमने देखा क्रायोजीन जो होते हैं उसकी भी कुछ टाइप थे, कौन से जीन किस एनिमल वो किस इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होते हैं वो समझे। देन उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज आपके आरएनए इंटरफेरेंस में, जिसमें हमने एग्जांपल लिया आपके दैट इज निमेटोड का, मिलाडोजिन इनकॉग्निटा का। ठीक है, उसमें हमने आरएनए इंटरफेरेंस समझी कि कैसे आपका आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू हम लोग निमेटोड के इन्फेक्शन को रोकते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से हम मूव करते हैं अब मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायोटेक का क्या यूज था। ठीक है, तो जब हम लोग मेडिकल की बात करते हैं बेटा, मेडिसिन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, एनसीईआरटी ने कुछ डेटा दिया जिसमें ये बताया है कि अब तक की कम से कम 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, यानी कि हमने 30 ऐसी रिकॉम्बिनेंट दवाइयां बना रखी हैं जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, इन 30 में से 12 ऐसी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स यानी 12 ऐसी दवाइयां हैं जो इंडिया में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, पहला डाटा क्लियर। अब दूसरा डेटा ये दे रही है कि जो पहली हमने मेडिसिन यानी रिकॉम्बिनेंट दवाई बनाई थी वो हमने इंसुलिन के लिए बनाई थी, दैट इज जिसको नाम दिया था हमने ह्यूमुलिन 1983 में। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था वो 1983 में आपके बनाया था जिसका नाम था ह्यूमुलिन। ठीक है, इसको किसने बनाया था, यूएस की ही कंपनी थी एली लिली, उसने इसको बनाया था। ठीक है, अब कैसे बनाया कैसे करा वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ देखा था कि जो इंसुलिन बनाने वाला जो डिजायर्ड जीन है वो हमने क्या किया था, आइसोलेट किया था जो इंसुलिन बनाता है। हमने उस जीन को जब स्टडी किया तो हमने ये देखा कि इस जीन में क्या थे बेटा, कुछ पार्ट थे। एक था इसका ए जीन और एक था इसका बी जीन, दैट इज ए एंड बी। इसके अलावा इसमें क्या होता था बेटा, एक सी पार्ट और होता था, इट हैज अ सी पार्ट, सी पेप्टाइड चेन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इंसुलिन की तो हमें ये दिखाई देता था कि इंसुलिन जो होता था बेटा उसमें 3 चेन होती थी, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। जब तक सी पेप्टाइड अटैच है ए और बी के साथ तब तक इंसुलिन इनएक्टिव रहता था, उसको हम प्रो इंसुलिन बोल रहे थे, है ना। अगर इस सी जीन को यानी सी पेप्टाइड को अलग कर दीजिए तो आपका ए और बी मिलकर क्या बना देते थे, एक्टिव इंसुलिन बना देते थे, दैट इज। तो हमने जब ये स्ट्रक्चर में समझा कि अच्छा ऐसे प्रेजेंट है, सी जीन की वजह से ये इनएक्टिव होता है, तो सी जीन की हमें क्या जरूरत है, सी पेप्टाइड चेन को नहीं बनाते। हमने क्या किया, ए जीन और बी जीन क्लियर, दैट इज क्लियर बात। अब हमने क्या किया, इनको हमने दैट इज आपका जो वेक्टर था PBR322, तो अगेन आई सेड ये प्लाज्मिड वेक्टर है जो एनिमल के केस में हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे अपने लिए यूज कर रहे थे। हमने इस वेक्टर को यूज किया था, नॉट इन एनिमल सॉरी, बैक्टीरिया के केस में हम इसका यूज करते थे, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने दैट इज बेटा इसको लिया PBR322 को, इनके अंदर हमने ए और बी जीन को ट्रांसफर किया, क्या बन गए, इनके रिकॉम्बिनेंट बन गए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था इसको हमने किस में ट्रांसफर किया, इकोलाई के अंदर। इकोलाई में जो ट्रांसफर किया दोनों ही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को, तो अल्टीमेटली इनके अंदर भी क्या बनने लग गया, ए पेप्टाइड चेन बनने लगी और बी पेप्टाइड चेन बनने लगी। क्लियर बात, दैट इज ये दोनों कैसे बन गए, रिकॉम्बिनेंट बन गए, क्योंकि नेचुरली तो इनके अंदर ए और बी पेप्टाइड नहीं बनती, ये जीन था ही नहीं इनके अंदर, तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये तो हमने आइसोलेट करके विद द हेल्प ऑफ PBR322 वेक्टर हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया था इकोलाई में, राइट। तो बैक्टीरिया में आपके ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड दोनों बनने लगे। अब जब ये दोनों बन गए तो हमने इनको देख के इनको आपस में जोड़ा विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो आपका क्या बन गया, इंसुलिन बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, ह्यूमुलिन। इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, टोटल 51 होते थे, मैच्योर इंसुलिन बना था। दिस इज हाउ हमने पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन दैट इज नोन एज ह्यूमुलिन फॉर्म किया था, बनाया था, सिंथेसिस किया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब बात करेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी ऐसी जेनेटिक डिजीज हैं जो कि आपके जीन की वजह से होती हैं, डिफेक्ट होने की वजह से हो जाती हैं, तो हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द जीन थेरेपी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एडीए जीन, एडेनोसिन डी एमिनेज, राइट। ये जो एडीए जीन होता है बेटा, आपका एनसीईआरटी कैसे समझा रही है समझना। ये जो एडीए जीन होता था, ये एडीए जीन आपका एक एंजाइम बना रहा है, एडीए, एडेनोसिन डी एमिनेज, है ना, एडीए एंजाइम बनाता था। ये एडीए एंजाइम का क्या काम था, इफ वी टॉक अबाउट देयर रोल, तो ये क्या करता था आपका, दैट इज फॉर्मेशन करवाता है, मैचुरेशन करवाता है और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड करता है अलग अलग, है ना, किनको, आपकी बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स को और आपकी
टी लिम्फोसाइट्स को। यानी ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स के लिए आपका एडीए एंजाइम बहुत जरूरी है। ये इनको बनवाएगा भी, इनको मैच्योर भी करवाएगा, इनका डिफरेंशिएशन भी करवाएगा, राइट। यानी अगर ये नहीं है एडीए एंजाइम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाएंगी। जब ये नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा, इम्यून सिस्टम है ही नहीं फिर आपका एक तरह से, ठीक है। बी लिम्फोसाइट हम लोग बेटा पहले ही ह्यूमन डिजीज चैप्टर में हम लोग ये पढ़कर आ चुके हैं इम्यूनिटी सिस्टम टॉपिक के अंदर कि बी लिम्फोसाइट आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट्स, है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के काम में आती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हाँ, ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो एक्चुअल में इसी की वजह से होता था, है ना। और आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी जो आपको दैट इज एंटीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, है ना, वायरल इन्फेक्शन से, पैथोजन जो भी है उनसे आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। तो हमने ये चीज यहाँ पे देखी समझी। अब हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, दैट इज इसका एग्जाम्पल देखा। एक बच्ची थी 4 साल की जिसको आपने देखा था एडीए डेफिशिएंसी थी, यानी उसके अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा था, एडीए जीन जो था वो एंजाइम नहीं बना रहा था। जब एंजाइम ही नहीं होगा तो ना तो बी लिम्फोसाइट्स हैं उस बच्चे के अंदर, ना टी लिम्फोसाइट, उसका इम्यून सिस्टम है ही नहीं। तो हमने क्या देखा, उस बच्चे को एडीए डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से एक बीमारी हुई उसको, दैट इज कॉल्ड एससीआईडी, स्किड, है ना, सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब दोनों ही इम्यून सिस्टम नहीं है, ना तो बी है ना ही टी है, दोनों में से कुछ नहीं था। तो अब हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, दैट इज सिंपल सी बात को समझना, हमने इस बच्ची की क्या की, बोन मैरो में से जो एडीए डिफेक्टिव सेल्स थी उनको आइसोलेट किया बोन मैरो में से, है ना। इस बच्ची की बोन मैरो को लिया, उस बोन मैरो से एडीए डिफेक्टिव यानी कि वो सेल जिनके अंदर एडीए जीन होना चाहिए था पर नहीं है, उनको आइसोलेट किया। फिर उनको हमने क्या किया बेटा, एक मीडियम के अंदर ग्रो कराया इन लिम्फोसाइट्स को, दैट इज जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, एडीए डिफेक्टिव सेल्स, दैट इज जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, इनको एक मीडियम के अंदर हमने ग्रो कराया, ग्रो कराया। अब वहीं फिर हमने क्या किया बेटा, क्योंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के केस में हम लोग जो एज ए वेक्टर यूज करते हैं रिट्रोवायरस लेते हैं, तो हमने इस रिट्रोवायरस को एज ए वेक्टर लिया। इस वेक्टर के अंदर हमने ट्रांसफर क्या किया था, एक एडीए हेल्दी जीन्स हमने इसमें, इसके डीएनए में, इसके जेनेटिक मटेरियल में हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा था। इसका डीएनए जनरली रिट्रोवायरस है, आरएनए होगा, लेकिन सेंट्रल डोग्मा रिवर्स करा दिया था हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के थ्रू। इसने क्या बना दिया, इसके अंदर हमने क्या बनवा दिया, सीडीएनए बनवा दिया था। तो इस सीडीएनए को अब हमने क्या किया, इस यानी कि इस पूरे रिट्रोवायरस को हमने इस मीडियम के अंदर ग्रो कराया, जिसमें हमने पहले से क्या ऐड कर रखी थी, इस बच्चे की एडीए डेफिशिएंसी सेल्स जो थी वो हमने इसमें, डिफेक्टिव सेल्स जो थी वो इसमें हमने दैट इज ऐड ऑन कर रखी थी। अब क्या होगा, जब हमने ये रिट्रोवायरस एज ए वेक्टर इसके अंदर हमने ट्रांसफर किया, तो आफ्टर अ फ्यू पीरियड इस वेक्टर के अंदर जो आपका दैट इज एडीए जीन था वो किस में चला गया, इस सेल्स के अंदर, जो बच्ची की एडीए डिफेक्टिव सेल्स थी उसके अंदर ये एडीए जीन चला गया, किसके थ्रू, इस रिट्रोवायरस के थ्रू। अब उसके बाद हमने ये सारी की सारी सेल्स जो थी किससे, जिसमें आपका एडीए हेल्दी जीन आ चुका है, वो हमने किस में ट्रांसफर कर दी, वापस से इस बच्चे की बोन मैरो में ट्रांसफर कर दी। तो ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज हाउ वी डिड द जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी जितनी जल्दी हो सके उतनी इफेक्टिव, यानी चाइल्ड स्टेज में ही, बच्ची जब छोटे हों तभी अगर जीन थेरेपी के थ्रू हम उसको अगर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। जितने एज होती जाएगी फिर उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। सी, अब बात करते हैं हम लोग, दैट इज हमने पेटेंट की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पेटेंट। एक मिनट देना मुझे, गिव मी 1 मिनट। ओके,
ओके बेटा। सो नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज योर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसको देखते हैं, समझते हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बेटा आपको कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं। एक तो हो गया बेटा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब कोई बीमारी है, कोई हमें तो फाइंड आउट कैसे करें हम लोग, जेनेटिकली कोई डिजीज है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, मॉलिक्यूलरली हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर्स। सो बेटा यहाँ पे हम जो मेथड यूज करते हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी का यूज करते हैं, पहले हम लोग ये पढ़ कर आ चुके हैं पुराने चैप्टर्स में। देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, दैट इज। एंड एक है बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा। ठीक है, ये आपके कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं विद द हेल्प। ठीक है, क्लियर बात। तो ये मेथड्स हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में समझने होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी हैव अंडरस्टैंड ऑलरेडी अबाउट दिस। एंड आपका सेकंड जो है वो है आपका दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड थर्ड है आपका एलाइजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यहाँ पे हम लोग किसका पता करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे पता करते हैं पैथोजेंस का, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस है उनके थ्रू हम लोग पता करते हैं, देखते हैं हम लोग उनको दैट इज उनका इन्फेक्शन है या नहीं है। इसमें जो मेन चीज मुझे आपको समझानी है बेटा वो है आपका दैट इज एलाइजा के बारे में। एलाइजा जो होता है ना बेटा, क्योंकि पीसीआर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पहले देख चुके हैं। तो पीसीआर जो होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये आपका एलाइजा जो है वो डिपेंड करता है आपके दैट इज किस प्रिंसिपल पे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सर करते क्या है इसमें, जनरली वे में समझो। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, दो तरीके से यूज करते हैं। या तो हमारे पास किट में पहले से रेडीमेड क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, दैट इज अगर हम उस किट में जिसमें एंटीजन पहले से हैं, अगर हम उसके अंदर एंटीबॉडीज डालेंगे, एंटीबॉडीज कब बनती हैं, जब एंटीजन का इंट्रैक्शन होगा। जब मेरी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आएगा तभी तो उसके अगेंस्ट में मेरे लिए एंटीबॉडीज बनेंगी, राइट। तो अगर मेरे पास एलाइजा किट है जिसमें मैंने पहले से एंटीजन एड ऑन कर रखे हैं, अब मैं कोई ब्लड सैंपल लूंगा पेशेंट का, उस ब्लड सैंपल को जब मैं एलाइजा किट के अंदर ट्रांसफर करूंगा, तो अगर एंटीबॉडीज होंगे तो एंटीजन के संग क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे एंड कलर चेंज हो जाएगा, दैट विल शो द पॉजिटिव रिजल्ट। इससे मुझे समझ में क्या आ गया कि हाँ भाई वो पर्सन दैट इज इन्फेक्टेड है, उसको बीमारी है, डिजीज है, राइट। पहला पॉइंट क्लियर समझ में आ गया। एंटीबॉडीज कब बनती हैं, जब एंटीजन आपकी बॉडी में इंटरेक्ट करती हैं। अगर कलर एंटीबॉडीज नहीं होंगे तो एंटीजन के संग कोई एंटीबॉडी इंटरेक्ट ही नहीं होगी और आपका कलर चेंज उसमें किट के अंदर नहीं होगा। क्लियर बात पहला। दूसरा सेटअप क्या है, दूसरा एलाइजा के अंदर क्या करते हैं हम लोग बेटा, दूसरा है दैट इज आप एलाइजा किट के अंदर एंटीजन की जगह पे क्या ऐड करें, एंटीबॉडीज ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, एंटीबॉडीज। अब अगेन सेम थिंग, आप सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल उस पेशेंट का, और जब किट के अंदर ट्रांसफर करेंगे उसमें, तो अगर एंटीजन होगा सैंपल के अंदर तो वो एंटीबॉडी के संग क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो दिस दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एलाइजा है वो किस पे बेस्ड होता है, आपके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे होता है। नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बेटा वो आती है आपके दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक बार उसको देख लेते हैं। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हम लोग पहले बता चुके हैं व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिनके डीएनए के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिनके डीएनए को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने प्लांट के केस में किया था, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए थे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, है ना। उसी तरह से हमने क्या किया, एनिमल्स भी बनाए, है ना। दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहे हमने उनको। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से बेटा, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल ध्यान रखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आपके आते हैं रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश। ये क्या है, सारी की सारी आज की डेट में आपके दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो हमने आज की डेट में ट्रांसजेनिक बनाए, 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, राइट। तो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए, वो सबसे पहले आपके रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश है। और सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बनाए वो हैं आपके माइस है, 95% से ज्यादा। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज, हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना क्यों रहे हैं, व्हाई, रीजन क्या है इनके पीछे। तो देखो ये रीजन दे रखे हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप नॉर्मली जो आपके स्टडी, जो आप जीन्स का स्टडी करना चाहते हैं वो इजीली स्टडी कर सकें ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। उन जीन्स का एक्सप्रेशन आप जो देखना चाहते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, कौन सी प्रोटीन बना रहे हैं, उस प्रोटीन से क्या हो रहा है, यानी अल्टीमेटली जीन का जो काम है वो आप देख सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। दैट इज
उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी आप जीन की स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है, उससे उस जीन के रेगुलेशन से उसकी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज ये हम इजिली स्टडी कर सकते हैं। क्लियर, ये वाली बात पहला समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है बेटा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर by introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effects of that result। ठीक है, किसी एनिमल के अंदर क्या था, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था, हमने किसी दूसरी स्पीसीज का जीन ट्रांसफर करके अब हम ये देख रहे हैं कि इंसुलिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उससे, ताकि हम लोग अपने फायदे के लिए यूज कर सकें उन चीजों को, उन फैक्ट्स को, गॉट इट, अपने बेनिफिट्स में यूज कर सकें। दूसरा, डिजीज, अगर मुझे किसी डिजीज की स्टडी करनी है तो भी मैं किसका यूज करूंगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, ठीक है, कोई जीन कोई डिजीज कॉज करता है तो उससे क्या सिम्टम्स हैं, क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स की फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो दैट्स वी कैन डू ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। क्लियर बात। कौन सी डिजीज की हम लोग यहाँ पे आज की डेट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, तो आपके कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स, ये वो बीमारियां हैं जिनकी स्टडी हम किसी ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा कि भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस या कैंसर, लेकिन जीन की वजह से हो रही है, उन जीन्स को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंकॉर्पोरेट करके फिर हम वहाँ उनकी प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट आते हैं, कौन सी प्रोटीन्स बनाते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है अगला, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या यूज है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। सर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि आज की डेट में हम बात करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका बेटा सी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज के टाइम में काफी सारे दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और विच कोड्स द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ठीक है, हमने आज की डेट में ह्यूमन प्रोटीन जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, उसका यूज किस लिए कर रहे हैं, किस बीमारी के लिए कर रहे हैं, एम्फाइसीमा के लिए कर रहे हैं। उसी तरह से एक और है, किसके लिए कर रहे हैं, दैट इज सिमिलरली attempts are being made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो हमने ह्यूमन प्रोटीन बनाई है एक, दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो किन बीमारियों के लिए हम यूज कर रहे हैं, सर एम्फीसीमा के लिए यूज कर रहे हैं, इसके अलावा फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए भी हमने अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी की है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमने 1997 में जो पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी रोजी, उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन हमने इंट्रोड्यूस की थी, यानी वो ह्यूमन जीन हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से उस ट्रांसजेनिक काउ में वो ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस होती थी। कितना अमाउंट था, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, दैट इज। इसके अलावा द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow। आगे बात सुन, that is हमने जो रोजी काउ बनाई थी, उस रोजी काउ के अंदर हमने क्या किया था बेटा, एक ह्यूमन प्रोटीन जो थी दैट इज वो इंट्रोड्यूस की थी। कौन सी थी वो प्रोटीन, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, जो कि मदर के मिल्क में होती थी। यही प्रोटीन हमने सेम रोजी काउ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी थी विद द हेल्प ऑफ जीन, एंड रोजी काउ के अंदर सेम यही प्रोटीन बनती थी, जिससे कि इन केस अगर फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बेबीज हैं, अगर उनको मदर फीडिंग नहीं करा सकती फॉर सम केसेस, इन सब केस, तो हम उनको इन ट्रांसजेनिक काउस का दूध दैट इज प्रोवाइड कर सकते थे, दे सकते थे, दैट इज हाउ। क्लियर बात, दैट इज, ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसके बाद वैक्सीन सेफ्टी। सर वैक्सीन सेफ्टी मतलब अगर मैं कोई भी वैक्सीन बनाना चाहता हूँ तो बेटा क्या उस वैक्सीन को डायरेक्टली मैं किसी भी ह्यूमन के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, है ना। हमें उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर ही आप वैक्सीन को पहले यूज करेंगे, फिर इफेक्ट देखेंगे, क्या अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं देन यू कैन डू ऑन अ ह्यूमन, उनके ऊपर आप ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हो, छोटी छोटी पॉपुलेशन में आप वो वैक्सीन का यूज करके देखोगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप उनको ह्यूमन के लिए यूज नहीं करोगे। तो दिस इज व्हाट वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। इसमें हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते थे, जिसके ऊपर हमने काफी सारी वैक्सीन का यूज करके हमने देखा कि ये वैक्सीन हमारे लिए इफेक्टिव है ह्यूमंस के लिए या नहीं है। क्लियर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइस का यूज किस वैक्सीन के लिए यूज किया था, दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन।
ठीक है, दैट इज जब देखा कि पोलियो वैक्सीन फायदेमंद है, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर असर हो रहा है पॉजिटिव, तो फिर हमने वो वैक्सीन ह्यूमन के लिए यूज करनी शुरू करी। अब आ जाओ नेक्स्ट, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। सर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग सेम वही जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिसिन बनाई है मैंने, कोई ड्रग्स कोई मेडिसिन बना रहा हूँ, अब उस ड्रग्स का उस मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी मुझे किस पे टेस्ट करूंगा पहले मैं, दैट इज ट्रांसजेनिक के ऊपर। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को अगर टेस्ट करना है ना, उसकी सेफ्टी को देखना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करेंगे। क्लियर बात, विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर वो जीन्स हम पहले से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट कम हो सके, है ना। नॉर्मल एनिमल्स के अंदर वो जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं होते जो हमने ट्रांसजेनिक में करे थे। सो दे कैन एक्सपोज द ट्रांसजेनिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडी। क्लियर बात बेटा, हो गई, समझ में आ गई। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट है आपके इथिकल इश्यूज। लेट्स टॉक अबाउट द इथिकल इश्यूज। ठीक है, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। इथिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास इथिकल इश्यूज में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है, दैट इज जो हमें देखनी होती है कि जनरली क्या होता है, बहुत टाइम हमें देखने को मिलती है कि हमें कोई भी अगर लाइक वो करना है, 1 मिनट दो, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दो। इथिकल इश्यूज की जब बात करते हैं बेटा, तो इथिकल इश्यूज में 1-2 पॉइंट्स और हैं। सी, इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज में क्या आता है बेटा, सबसे पहले चीज समझना कि सबसे पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई भी आपका लाइक कोई भी हम डिस्कवरी करते हैं, तो हमें जरूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज हमने अगर बनाई है, डिस्कवर की है, तो उसको पेटेंट कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है बहुत सी बार कि आपने कोई चीज बनाई, डेवलप आपने करी, लेकिन आपने पेटेंट नहीं कराया और उसको किसी और ने अपने नाम पे ले लिया, दैट इज बायो पायरेसी कहते हैं इसको हम लोग, दैट इज कम्स इनटू द बायो पायरेसी, है ना। अब इसकी में ही आपको कुछ चीजें समझा रखी हैं, कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, जैसे कि बेटा यहाँ कह रहे हैं आपसे, दैट इज गिव मी 1 मिनट, सी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एथिकल इश्यूज में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना। इसका काम क्या है समझना। देखो, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या मैं किसी भी एनिमल को लेके उसके अंदर रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ? नो, है ना, नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली परमिशन चाहिए होती है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन आपको ये कमेटी देती है, ठीक है। वो आपके प्रोसेस को, आपके प्रोजेक्ट को देखती है, समझती है कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है। अगर इनको समझ में आता है, इनको लगता है कि नहीं इससे फ़ायदा है, तो वो अप्रूवल देती है। अगर लगता है कि नहीं दिस इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है इसका मिसयूज हो सके इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट पे, तो वो आपको अप्रूवल इस चीज़ का नहीं देती। दैट इज कम्स इनटू द एथिकल इश्यूज। एथिकल मतलब कि भाई हम रैंडमली किसी भी एनिमल को लेके, किसी भी स्पीसीज को लेके कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, या हम जो चाहें वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हमें कुछ लिमिटेशन में ही एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, हमें कुछ लिमिटेड एनिमल्स ही, उन्हीं के ऊपर ही हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे। दैट इज कम्स टू एथिकल्स, वो एथिकल है आपके, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, जैसे कि आपके इंडियन गवर्नमेंट के बारे में मैंने बता दिया। नाउ इसके अलावा और क्या चीजें हैं, द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ पब्लिक सर्विसेज एज ए मेडिसिन फॉर एग्जांपल हैज आल्सो क्रिएटेड। नाउ अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस करते हो, ठीक है, चाहे वो आप उससे एज अ फूड यूज करो, एज ए मेडिसिन सोर्सेज के लिए यूज करो, तो बेटा उसमें एक प्रॉब्लम और आती है, वो आती है पेटेंट से रिलेटेड। हमें उसके लिए पेटेंट भी चाहिए होता है, ठीक है। कोई आपने, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया कि आपने कोई भी डिस्कवरी करी कोई भी चीज, तो उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक द पेटेंट। अगर आप पेटेंट नहीं लोगे, हो सकता है आपकी जगह वो पेटेंट कोई और ले ले आपकी डिस्कवरी पे, तो फिर उसके नाम पर आ जाएगा, दैट इज, ठीक है। सो इसका ही कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि ये
दैट इज जो मुझे बताने थे बेटा यहाँ पे मेन, कि अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास वैरायटी है जो कि राइस की इंडिया में ही ग्रो करती थी। इंडिया में राइस इतना ज्यादा था, ठीक है। इसी में आपका एग्जाम्पल दिया है बासमती राइस का, ठीक है, जो अपनी एरोमा और अपने फ्लेवर के लिए दैट इज फेमस था। इसकी 27 वेराइटीज जो हैं डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज बासमती की, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती थी, दैट इज इंडिया में ग्रो करते थे, ठीक है। ये बासमती यानी इंडियन ब्रीड थी, इंडियन वैरायटी थी। लेकिन क्योंकि 1997 के आसपास अमेरिकन कंपनी जो थी उन्होंने, हमने पेटेंट लिया नहीं था, तो अमेरिकन कंपनी ने इन बासमती राइस का क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। एंड नाउ उसकी वजह से क्या हुआ, नाउ दिस इज अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि पहले हमने हमारे यहाँ की वैरायटी थी बासमती, हमारे यहाँ ग्रो करता था, लेकिन क्योंकि हमने पेटेंट ले लिया 1997 में, यूएस कंपनी ने उसका पेटेंट ले लिया, अपने यहाँ पे ट्रेडमार्क ऑफिस में स्टैंप लगवा दिया, और अब उसको अथॉरिटी मिल गई कि वो बासमती राइस को ग्रो भी कर सके और सेल भी कर सके, आराम से बेच भी सकता है, कहीं भी बेच सकता है, इट कैन बी ग्रो, है ना, इंडिया में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी, और यूएस में भी, दैट इज बायोपायरेसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटीज। ये जो बासमती की नई वैरायटी बनाई इन्होंने, वो एक्चुअली हमारी वैरायटीज थी, हमारी इंडियन फार्मर्स की बनाई हुई वैरायटी से थी, ठीक है। इसमें क्या किया, इंडियन बासमती जो थी उसको क्रॉस करा दिया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के संग एंड क्लेम्ड अ न्यू इन्वेंशन और नोवेलिटी, ठीक है। जो बासमती राइस थे उनको किसके संग क्रॉस करा दिया, सेमी ड्वार्फ बासमती राइस, दूसरी वैरायटी के संग क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बना दी, बोला कि हमने नया इन्वेंशन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था कुछ भी, यूएस कंपनी ने ऐसा किया उस टाइम पे। सो नाउ अब क्या आ गया प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ और चीजों पे भी क्या किया है, पेटेंट ले रखा है। कौन कौन सी है, टर्मरिक, नीम, ठीक है, इस पे भी क्या कर रखा है, पेटेंट ले रखा है इन लोगों ने, ठीक है। इसी के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, आपका बायोपायरेसी वर्ड जो है वो यूज करते हैं। सो आज की डेट में क्या जरूरी है बेटा, कि कोई भी अगर आपके पास लाइक इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई भी आपकी अपनी चीज है, तो उस पर आप पेटेंट जरूर ले लीजिए, ताकि उसका राइट आपके पास हो प्रॉपर्ली। क्लियर वाली बात? ओके नाउ इसमें एक चीज और आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कि जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल्स, जो इंडस्ट्री ऐसे कंट्री जो पैसे में बहुत रिच थे, जिनके पास पैसा बहुत था, लेकिन उनके पास सोर्सेस नहीं थे, उनके पास नॉलेज नहीं थी। लेकिन काफी ऐसे कंट्री थे जैसे इंडिया प्राइम टाइम पे, कि नॉलेज बहुत अच्छी थी, एशियन कंट्रीज में लोगों के पास नॉलेज बहुत थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। तो इन लोगों ने अपने पैसे का यूज किया फाइनेंशियली, ठीक है। ऐसे कंट्री जो कि पैसे में बहुत रिच थे, लेकिन अपनी बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में कैसे थे, बहुत पुअर थे। वहीं पर इसके अपोजिट जो डेवलपिंग कंट्रीज थे या अंडर डेवलप कंट्रीज थे, वो रिच थे अपनी बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिच कंट्रीज थे उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया अपने पैसे के दम पे इन अंडर डेवलप कंट्रीज को, इनकी नॉलेज को अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया, इनके रिसोर्सेज को अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है बात आज की बात। नाउ इसके बाद एक और चीज, इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया है बेटा, आपका रिसेंटली एक सेकंड अमेंडमेंट जो है इंडियन पेटेंट बिल्स वो लेकर आई है, जिसके थ्रू हम लोग आज की डेट में कोई भी हम रिसर्च कर सकते हैं या डेवलपमेंट करेंगे, वो हम लोग दैट इज यूज कर सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं उसके चीज पे। क्लियर ये चीज? कम टू द नेक्स्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा चैप्टर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पेटेंट किन चीजों के लिए लेते हैं, ये चीज और थोड़ा सा देख लो बेटा। हम लोग पेटेंट जो लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, जब कोई हम इन्वेंशन करें, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी इन्वेंशन, उसके लिए हम पेटेंट लेते हैं, या किसी इन्वेंशन में कोई चीज पहले इन्वेंट हुई थी, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, उसमें कोई नई चीज हम लेकर आ गए, तो दैट इज उसके लिए हम पेटेंट लेते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है अगर हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम पेटेंट लेते हैं, ठीक है। या कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपका कोई आइडिया है या कोई डिजाइन आपने बनाया है, तो उसके लिए आप क्या लेते हैं बेटा, पेटेंट लेते हैं, ठीक है। एट स्टार्टिंग पेटेंट ग्रांटेड, शुरुआत में पेटेंट हम किसके लिए देते थे, शुरुआत के टाइम में जो पेटेंट दिया जाता था वो सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड दिया जाता था, इंडस्ट्रियल इन्वेंशन, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इन्वेंशन की गई है उसके लिए पेटेंट मिलता था। लेकिन आज की टाइम में हम लोग जब पेटेंट की बात करते हैं, तो वो ब्रॉड लेवल पे काफी सारी चीजों में हम पेटेंट देने लगे हैं, जैसे कि
बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डिस्कवरी है, कोई चीज बनाई गई है, इसको हम कहते हैं दैट इज बायो पेटेंट। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बायो पेटेंट। ये बायो पेटेंट कौन देता है? आपका यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन, ये आपको इनको इनको दिया गया है, ठीक है। बायो पेटेंट जो मिला है अब तक इनको मिला है। एक आपका यहाँ पे दे रखा है जैसे कि पेंटाडाइप्लैंड्रा ब्रांजियाना, ये एक वेस्ट अफ्रीकन प्लांट था, जो मैंने अभी बताया था ना कि लाइक जो रिच कंट्रीज थे उनके पास डाइवर्सिटी बहुत कम थी और ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत कम थी, लेकिन जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके पास जस्ट उल्टा था, पैसा नहीं था लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत थी और नॉलेज भी बहुत थी। उसी के रेफरेंस में ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि एक वेस्ट अफ्रीका के अंदर प्लांट ग्रो करता था दैट इज पेंटाडाइप्लैंड्रा ब्रांजियाना, ठीक है। इससे एक प्रोटीन मिलती थी ब्रेजिन। ये प्रोटीन शुगर से भी काफी ज्यादा मीठी होती थी और अच्छी चीज ये थी कि इसमें कैलोरीज बहुत कम थी। शुगर में कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती है, ये शुगर से भी ज्यादा मीठी है 2000 टाइम्स और कैलोरीज भी कम है। तो इसका यूज जो डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया और अपने लिए यूज करना शुरू, अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। क्लियर ये वाला बात? इसी तरह से आगे एक और चीज है, बस बेटा इतना ही है, दैट इज सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा, ठीक है। दिस इज कंप्लीट नाउ, which